हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी सीरीज ऑफ क्लास 8 में चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और इसमें हमने पहले समझा था कि जो हमको खाना प्रोवाइड हो रहा है वो हमको दोनों से प्रोवाइड होता है, प्लांट से भी और एनिमल से भी। तो प्लांट से प्रोवाइड होने के लिए यानी कि जो खाना हमको लार्ज स्केल पे फूड प्रोडक्शन हो रहा है वो कई सारे इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी होती है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे कि क्रॉप का उगना, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप वो कैसे है, या फिर आपको ये भी पता है कि क्रॉप्स भी कई टाइप्स के होते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हमने पढ़ लिया कि सॉइल का प्रिपरेशन करना होता है, सोइंग, फिर उसके बाद मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को आपने ऐड किया, आपने उसमें पानी भी दे दिया, इरिगेशन हो गया। अब हम आज ये 3 मेथड पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो उसके अंदर वीड्स हो जाते हैं उससे हम कैसे अपने पौधों को बचा सकते हैं, फिर अपने पौधों की हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं और हार्वेस्टिंग करने के बाद उसका स्टोरेज कैसे करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसमें जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग और इरिगेशन, इसमें हमने ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड दोनों पढ़े। फिर यहाँ पे जब मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स पढ़ रहे थे तो हमने फर्टिलाइजर्स और मेन्योर के बारे में डिफरेंसेस भी समझ लिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। ओके, तो अब आप नॉर्मली देखते हो कि जिस भी क्रॉप फील्ड में, किसी भी क्रॉप फील्ड में आप चले जाइए, कुछ अनवांटेड प्लांट्स वहां पे ग्रो होते हैं, यानी कि जिनको आपने लगाया नहीं है, अपने आप ग्रो हो गए। कैसे ग्रो हो गए? एयर में उसके सीड्स होंगे, बहुत जो लाइट सीड्स होते हैं वो आ गए, उनको मॉइस्चर मिल गया, वो वहां ग्रो कर गए। ठीक है, या कई बार ऐसा होता है कि जो सीड्स हम ग्रो करवा रहे हैं उसमें किसी तरीके से वो सीड्स मिक्स हो गए हैं और वो भी हमसे लग गए, तो वो अनवांटेड जो वीड्स ग्रो हो जाते हैं उनको हमें हटाना होता है। सो इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स है ना बेटा, उसको हम कहते हैं वीड्स। ठीक है, सो द रिमूवल ऑफ वीड, जो हम ये वीड को रिमूव कर रहे हैं इसको हम कहते हैं वीडिंग। अब वीडिंग करना क्यों जरूरी है या वीड का रिमूवल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि जब हम सोइंग कर रहे हैं तो सीड्स को भी हम एक जगह पे बहुत सारी सीड्स नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे ओवर क्राउडिंग होगी, और ओवर क्राउडिंग होगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। सेम इसी तरीके से अगर जिस एरिया में हमने क्रॉप्स लगाया है उसी में अगर वीड्स भी ग्रो करेंगे तो वो भी कंपटीशन तो करेंगे हमारे प्लांट से। तो अगर वो हमारे प्लांट से कंपटीशन करेंगे, किसमें? वाटर में, न्यूट्रिएंट में, स्पेस या लाइट में कंपटीशन करेंगे, तो उनको भी वो जो न्यूट्रिएंट्स सिर्फ हमारे प्लांट्स के लिए थे वो न्यूट्रिएंट्स वीड्स को भी मिलेंगे। तो उससे क्या होगा? वीड्स भी बेहतर तरीके से ग्रो होगा। तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें वीड्स की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? वहां से वीड्स को रिमूव कर देंगे। तो वीड्स जो है वो क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करता है, और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि कई बार क्या होता है कि कुछ वीड्स पॉइजनस होती हैं। तो अगर वो क्रॉप हम लोग अपने एनिमल्स के लिए या फिर ह्यूमन बींग्स के लिए उगा रहे हैं तो वो पॉइजनस चीज उनमें भी जा सकती है और उनको नुकसान भी पहुंचा सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वीड्स कब कब रिमूव करते हैं? पहले तो जिस टाइम पे हम सॉइल का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे भी, जब हम टिलिंग मेथड करते हैं तो ये जो वहां पे उस टाइम पे जो सॉइल में जो वीड्स होते हैं उनकी हम अपरूटिंग कर देते हैं, वो उसी सॉइल में निकल जाते हैं, जमीन से ड्राई हो जाते हैं, फिर उसी में मिक्स हो जाते हैं। तो एक इस तरीके से भी हम वीड्स को रिमूव करते हैं। तो बेस्ट टाइम तो यही है कि उस टाइम पे आपने वीड रिमूव कर दिया। कई बार बीच में भी ग्रो कर जाता है, तो वीड का जो बेस्ट टाइम है रिमूव करने का, उनके फ्लावर्स और उनके सीड होने से पहले उसको रिमूव कर लो। यानी कि अभी सिर्फ उनके पत्तियां होती हैं, सिर्फ उसी टाइम पे अगर आप रिमूव करते हो तो सिर्फ वो एक रिमूव करोगे, अदरवाइज वो फैल जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उनको रिमूव करना। ठीक है, ये जो मैनुअल रिमूवल है इसमें फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स होते हैं बाय अप्रूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। तो इसको आप किससे करते हो? एक टूल से करते हो, दैट इज खुरपी, जिसको हम खुरपी कहते हैं। ठीक है, वीड्स को एक तो ये तरीका है मैनुअली जिसको हमने किया, एक दूसरा तरीका है जिसमें हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, उन केमिकल्स को कहते हैं वीडीसाइड। ठीक है, क्या कहते हैं? वीडीसाइड। अब ये जो वीडीसाइड है इसको हम स्प्रे कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक क्रॉप लगाया, ठीक है, ये क्रॉप लगाया और इसमें हमने खूब सारे गेहूं की खेती लगाई, ठीक है, इसमें बीच बीच में जो है ये वीड ग्रो कर गए। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने इसमें स्प्रे कर दिया वीडीसाइड का, जैसे फॉर एग्जांपल 2,4-D हमने इसमें स्प्रे कर दिया। तो ये जो 2,4-D है वो सिर्फ इस वीड को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे वीड प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। दो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, एक तो ये वीड्स को नुकसान पहुंचाएगा, और दूसरा जो वीडीसाइड, जो केमिकल जो स्प्रे कर रहे हैं, जो फार्मर्स केमिकल स्प्रे करते हैं, कई बार उनको भी नुकसान पहुंचाता है वो वीडीसाइड, क्योंकि डेफिनेटली वो केमिकल है और उसको यूज कर रहे हैं, हाथ लग रहा है उनका, तो उसमें वो उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए वो जो फार्मर्स हैं वो इस तरीके से अपना नाक और अपना हाथ, सर, ये सब ढक के जो है स्प्रे करते हैं वीडीसाइड की। ठीक है, सो दीज आर स्प्रेड
in the fields to kill the weeds. They do not damage the crop. The weedicide are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. तो वो sprayer से उसको spray कर दिया. ठीक है, क्या ये वीडीसाइड जो पर्सन हैंडल कर रहा है उसको नुकसान पहुंचा सकता है? तो यस, उसको वो नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसको कवर करके डालना चाहिए. ठीक है, एज ऑलरेडी मेंशन्ड कि वीडीसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द वीड. उस वीड की सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ हो, सिर्फ लीव्स हुई रहे, तभी आप उसको स्प्रे कर दो तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट दिखता है. बेटर होगा पहले रिमूव कर दीजिए. फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है. सो स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली. उनको अपने नोज, अपने माउथ को कवर करके रखना चाहिए क्लॉथ से. ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने वीड्स रिमूव कर दी. अब हमारा जो क्रॉप है, जिस भी एरिया में हमने क्रॉप्स लगाए हैं, वो अच्छे से ग्रो हो गया, यानी कि सब प्लांट्स जो है हमारे बेहतर हो गए. ठीक है, अब हमें इसमें बहुत सारे सीड्स हो गए. जैसे मान लीजिए हम वीट हमने लगाया, पैडी लगाया है, तो इसमें बहुत सारे सीड्स हो गए. अब इन सीड्स को का हमें हार्वेस्टिंग करनी है. ठीक है, सो द हार्वेस्टिंग ऑफ crop is an important task. The cutting of crop after it is mature. जब crop mature हो जाता है, उसके बाद उस crop की cutting करना, उसको हम क्या कहते हैं? harvesting. और harvesting जो है उसमें हम एकदम नीचे से उसकी harvesting कर देते हैं इस टूल की हेल्प से. इसको हम लोग सिकल कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? सिकल, SICKLE, सिकल कहते हैं. ठीक है, एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हम जो है यहाँ पे हार्वेस्टर से भी कर सकते हैं. अब आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये वीट है. ठीक है, तो वीट में ये ऊपर की तरफ जो है काफी मोटा सा छिलका रहता है. ठीक है, इस छिलके से इस वीट के सीड को निकालना. ठीक है, तो अगर इस छिलकों को आप जब रिमूव करोगे, यही लिखा है, द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ. ये जो ऊपर का जो इसका कवरिंग है ना, इसको हम कहते हैं शेफ. इस शेफ को रिमूव करना, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? थ्रेशिंग. ठीक है, क्लास 6 में आपने थ्रेशिंग, विनोइंग सब पढ़ा हुआ है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, बट थ्रेशिंग इसको कहते हैं, शेफ को रिमूवल. ठीक है, ये थ्रेशिंग जो है हम एक कंबाइन मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं. कंबाइन मशीन ये है, इस कंबाइन मशीन में दोनों ही काम कर रहा है. ये थ्रेशिंग का भी काम कर रहा है और दूसरा ये हार्वेस्टिंग का भी काम कर रहा है. यानी कि पौधों को, यानी कि काट भी रहा है, उस सीड्स को शेफ के थ्रू निकाल भी रहा है, और दूसरा थ्रेशिंग भी कर रहा है. ये कंबाइन मशीन कहलाता है. ठीक है, इजी कर रहा है काम को. ठीक है, एक दूसरा तरीका है, हम विनोइंग भी कर सकते हैं. विनोइंग ये मशीन के जरिए भी होती है और विनोइंग मैनुअली भी होती है, जैसे लेडीज करती हैं. सूप में जो है लेके और उसको हवा के डायरेक्शन में जो उनके शेफ होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और सीड्स अलग हो जाते हैं. तो इस तरीके से हम विनोइंग भी कर सकते हैं. विनोइंग के जरिए भी ग्रेन और शेफ को सेपरेट किया जा सकता है. ठीक है, अब ये हार्वेस्टिंग हो गई. हार्वेस्टिंग के रिलेटेड जो है बहुत सारे फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं हार्वेस्ट सीजन में, जैसे कि पोंगल हो गया, बैसाखी है, होली, दिवाली, नबन्या या फिर बिहू असम का. ये सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं. ठीक है, अब हमने क्या किया, वीड्स हमने जो है हटा दिए, हमने हार्वेस्टिंग कर ली. अब हमारे पास खूब सारे सीड्स आ गए. ठीक है, हमने लार्ज स्केल पे डेफिनेटली यहाँ इस चीज को प्रोड्यूस किया, तो बहुत ज्यादा मतलब टन्स में जो है हमको सीड्स मिल गए. अब ये जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होंगे उनको हमें लंबे समय तक रखना है, तो बेहतर होगा हम उसको ज्यादा सेफ रखें. किससे? मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है, और अगर मॉइस्चर के रहने के साथ ही हम उसको स्टोर कर देते हैं तो उस मॉइस्चर से ही धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे. इंसेक्ट्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अटैक कर दिया और वो खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे. ठीक है, अनफिट हो जाएगा जर्मिनेशन के लिए. तो बेटर होगा पहले हम क्या करते हैं, ये जो ग्रेन्स हैं इनको हम सन में अच्छे से ड्राई करते हैं, उनके मॉइस्चर को रिड्यूस करते हैं. और मॉइस्चर को रिड्यूस करने से होगा क्या, ये जो पेस्ट या बैक्टीरिया जो फंजाई है वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे. ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिलोज में, अगर हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास वो ग्रेन्स हैं तो हम सिलोज में, या फिर उसको जो गनी बैग्स होते हैं, जो जूट के बैग्स होते हैं, उनमें हम उसको फिल करके उसको अपने मतलब जहां भी स्टोरेज एरिया है जो आपका, वहां पे हम इसको रख देते हैं. इवन कई बार जो है हम घर में जो हम स्टोर करते हैं उसमें हम नीम की लीव्स पे रख देते हैं, क्योंकि वो एंटी बैक्टीरियल होता है, वो बैक्टीरिया को वहां पनपने नहीं देता. ठीक है, ये सिलोज हैं फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में. यहाँ पे देखिए ये भारत का खाद्य निगम का है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टोर को ग्रेन हुआ, यहाँ पे ये आपका गनी बैग्स में, ग्रेनरीज में जो है, गनी बैग्स में जो भी आपके सीड्स हैं उसको स्टोर किया जा रहा है.
ठीक है। तो इस तरीके से फार्मर्स जो हैं जूट बैग्स में या गनी बैग्स में, मेटालिक बिन्स में स्टोर करके रखते हैं। लार्ज स्केल में जब आपको ग्रेन्स को स्टोर करना होता है तो वो सिलोज में करते हैं या ग्रेनरीज में करते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करते हैं किससे? रैट से या फिर इंसेक्ट से। ड्राई नीम लीव्स भी हम उसमें डाल देते हैं, अभी जो आपको मैंने बताया। गोडाउन में रखते हैं उसको। कई बार हम उसमें बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं ताकि कोई पेस्ट या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर अटैक न कर पाए, और हमारा ये जो जितना भी सीड है, जिस भी यूज के लिए हम उसको रख रहे हैं, बेचने के लिए या फिर नेक्स्ट सीजन में ग्रो कराने के लिए, उस चीज में वो काम आ जाए। ठीक है, इसलिए हम उसको स्टोर करके बेहतर तरीके से रखते हैं। अब हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि जो फूड है वो हमको दोनों, मतलब ह्यूमंस को दोनों तरीकों से मिल जाता है। एक तो प्लांट से मिलता है, जिसमें हमने बहुत सारे प्रैक्टिसेस देखे जिसके थ्रू हम प्लांट्स में ग्रो करा रहे हैं लार्ज स्केल पे। एक दूसरा हमको जो फूड है वो हमको एनिमल से भी मिलता है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो चिकन्स भी खा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, मटन भी खाते हैं, वो फिशेस भी खाते हैं, ये सारी चीजें खा रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनका सोर्स जो है, जैसे मान लीजिए हम मिल्क ले रहे हैं तो उसका सोर्स क्या? काउ है, बफेलो है, शी गोट, शी कैमल, इन सबसे मिल रहा है। इसी तरीके से कुछ लोग फिशेस भी कंज्यूम कर रहे हैं अपने डाइट के लिए, कुछ लोग मटन्स भी कंज्यूम करते हैं अपने डाइट के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आपने क्रॉप प्रोडक्शन किया प्लांट्स में, तो वहां भी आपको बहुत सारी चीजें हुई ना। आपने क्या किया? सॉइल का प्रिपरेशन, अपने सोइंग मेथड, इरिगेशन मेथड, वीड मेथड, या फिर हार्वेस्टिंग, या फिर इवन जो स्टोरेज आपका, ये सारे नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो आपने किए। सेम इसी तरीके से जब एनिमल्स को एज अ फूड आप यूज करते हो तो वहां भी इस तरीके से बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि उन एनिमल्स की रेयरिंग करना, अपने होम में या फार्म्स में रेयरिंग करना, उन एनिमल्स को प्रॉपर फूड, प्रॉपर शेल्टर, प्रॉपर केयर प्रोवाइड करना, ताकि वो बेहतर अच्छे से वो ग्रो करें। जितना अच्छा उनका ग्रोथ होगी उतने अच्छे जो है उनका जो फ्लैश है वो मिलेगा। ठीक है, अब इस तरीके से जब आप एनिमल्स को लार्ज स्केल पे उनकी हस्बेंड्री करते हो, लार्ज स्केल पे उन एनिमल्स को आप ग्रो कराते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। आपको पता है कि जो लोग फिशेस खाते हैं, वो फिशेस जो है, देखो नॉर्मली खाना ही चाहिए क्योंकि इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम द फिश, जिस कॉड लिवर ऑयल में बहुत अच्छा अमाउंट होता है विटामिन डी का। लेकिन जो जो वेजिटेरियंस है वो ये विटामिन डी को सनलाइट के थ्रू भी, काफी चीप सोर्स है सनलाइट, उसके थ्रू भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि फिशेज ही खाए। ठीक है, सो विद दिस हमारे जो चैप्टर नंबर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वो खत्म हो गया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।